नमस्कार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आपका स्वागत है, आप तमाम दर्शकों का जो इंतजार करते हैं इस शो का। लोकतंत्र के लिए चिंता, लोकतंत्र कैसे मजबूत हो। आजादी के बाद हमने जो इस लोकतंत्र की पद्धति को अपनाया, वह क्या जनता के हित में काम करता दिखा? अगर दिखता तो जो आजादी के समय में ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की का पार्टिसिपेशन 4% से थोड़ा ज्यादा था, 4.7% था, वो आज 3% पर क्यों रहता? यानी आजादी के बाद की सरकारों ने जो काम किया, वैश्विक जो इकोनॉमी है उसमें हमारा पोजीशन डाउन हुआ, मजबूत नहीं हुआ। भले ही हम बोले दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन 5वीं अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हमारी भागीदारी जो है बहुत छोटी सी है। इससे ज्यादा तो भागीदारी 1700 ईस्वी में थी, 27% का हमारी भागीदारी थी। उससे पहले 40% तक की भागीदारी थी विश्व इकोनॉमी में। अमीर और गरीब की खाई बढ़ती चली गई है। ये तांत्रिक व्यवस्था जो है काम नहीं कर रही। हम बात करने जा रहे हैं कि लोकतंत्र का सत्य मॉडल क्या हो। क्या हो लोकतंत्र का सत्य मॉडल? सांसदों से चुनी हुई व्यवस्था, सांसदों को हम चुनकर भेजते हैं। कोई 10,000 वोट से जीतता है, कोई 5 लाख वोट से जीतता है, और खुद वह संसद में एक वोट बन जाता है, मैजिक फिगर पाने की कोशिश का हिस्सा बन जाता है। मैजिक फिगर भी स्थिर नहीं है, 543 का आधा 272। सदन में जितने लोग मौजूद होते हैं उसके आधे से एक ज्यादा वो मैजिक फिगर हो जाता है। तो ये कैसी व्यवस्था है कि जनता चुनकर जिनको भेजती है वो खुद वोटर बन जाते हैं, और वोटर बन करके मैजिक फिगर का हिस्सा बन जाते हैं। मैजिक फिगर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसी व्यवस्था पर हम बात करने के लिए नामचीन पैनलिस्ट को जोड़ते हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि गुजरात से जिगर दोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और देश के तमाम टीवी चैनलों में कम से कम गुजरात चुनाव में तो लगातार दिखते रहे थे, और उसके बाद भी नियमित रूप से दिखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जिगर दोशी जी। नीरज राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज राय जी उत्तर प्रदेश का जाना माना चेहरा है। उत्तर प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अब उन्होंने पार्टी छोड़कर सामाजिक कार्य के क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में आप दर्शकों के साथ लगातार मुखातिब होते हैं। हमारे साथ श्रद्धेय सत्यदेव चौधरी जी बने हुए हैं, इस कार्यक्रम में रहते हैं। और लोकतंत्र की आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यदेव चौधरी साहब। लोकतंत्र को मजबूत करने में जो आपकी प्रतिबद्धता है, इस सत्य मॉडल के लिए जो आपकी प्रतिबद्धता है कि कैसे इस कमियों इन को दूर करके और नया मॉडल लाया जाए, उसको हम करते हैं। सबसे पहले हम आज बात जिगर दोशी जी से ही शुरू करते हैं। जिगर जी, हमारी चिंता है कि अभी जो लोकतंत्र की व्यवस्था चल रही है, संसद में लोग जाते हैं, सरकार बनाते हैं, विधानसभाओं में भी यही दोहराया जाता है, सरकार गिराने का खेल, सरकार बनाने का खेल। 5 साल इसी में राजनीतिक पार्टियां डूबी रहती हैं। जनता कैसे वोट लाया जाए, कैसे सरकार बनाई जाए, कैसे सरकार बचाई जाए। क्या इस तरह की राजनीति से देश की जनता का भला होने वाला है? क्या राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने का और लोकतंत्र की व्यवस्था को सुधारने का चिंतन जरूरी नहीं हो गया है? क्या हो सत्य मॉडल? जी बिल्कुल सर। सभी वरिष्ठ पैनलिस्ट को सबसे पहले मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम कुमार सर आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। लोकतंत्र जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में बताया, ये लोगों के द्वारा लोगों के लिए खड़ी की गई एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम लोग मतलब हम जितने 140 करोड़ लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें और लोकशाही के लिए काम करें और कहीं ना कहीं लोकशाही का जो स्तंभ है उसे मजबूत करें। पर मेरे ख्याल से एक और चीज आपने बहुत बखूबी बोली कि हमारा जो पार्टिसिपेशन है लोकशाही को मजबूत करने में वो बहुत ही कम है, और वो खासकर इसी वजह से मुझे ये दिख रहा है क्योंकि जिस तरीके की जो प्रणाली है, हमारी जो पूरी व्यवस्था है जो वोटिंग के ऊपर
डिपेंड है। मेरे ख्याल से जब भी हम लोग कोई भी इलेक्शन आता है तो बहुत सारा ये जोरों शोरों से कहा जाता है कि आपका एक वोट भी कीमती है। मेरे ख्याल से मुझे ये बात कभी भी इतनी स्पष्ट रूप से हृदय को आश्वस्त नहीं करती कि आपका एक वोट भी कीमती है, क्योंकि एक वोट से कभी कोई सरकार नहीं बदलती। हाँ, जहां तक बात है ऐसे रेयर केसेस की तो वो अलग अलग चीज है, पर जहां तक बात है एक सामान्य इंसान या आदमी के वोट की, तो ना हमारे देश में वोटिंग परसेंटेज जितना भी जो परसेंटेज होता है उसको एक 100% करने की भी कोई कायदा नहीं है कि जहाँ पे सारे सभी लोगों को कंपलसरी उस दिन वोटिंग करना पड़े, जिससे जो भी रिजल्ट है उसमें शायद हम लोग कोई बहुत बड़ा उलटफेर या इस तरीके से देख सके। उसके अलावा अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से अभी तक जितने भी क्षेत्रीय या राजनीतिक जो भी दल बने या जितने केंद्रीय व्यवस्था में जो दल बने, वो सारे दल सिर्फ और सिर्फ एक नंबर गेम खेलते हैं। अब जहां तक बात नंबर गेम की जब आकर रुकती है तो मेरे ख्याल से वहां पर जो जनता की बात है वो बहुत गौण होकर रह जाती है और जनता हमेशा बिल्कुल हाशिए में धकेल दी जाती है, जो हमारे देश में वर्षों से देखा गया है। वरना आज की तारीख में हम इतने फिफ्थ इकोनॉमी होने के बावजूद भी 80 करोड़ लोगों को राशन देने की नौबत नहीं आती। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी दल की एक अच्छी बुरी बात को कहने के बजाय मैं ये कहना जरूर पसंद करूंगा कि लोकतंत्र का जो पूरा सिस्टम है, जो नंबर गेम है, जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न वगैरह हमारे वहाँ पूरा डिजाइन किया गया है, मेरे ख्याल से इसको बदलने की बहुत जबरदस्त जरूरत है। अब वो कब बदलेगा वो शायद सरकार जानती है बेहतर, आने वाली सरकारें जानती है। पर एक बात ये मैं मानकर चलता हूँ कि जितने भी चुने हुए विधायक है उनके लिए सिर्फ एक क्या कायदा बनाना, जिसे हम विधानसभा में कहते हैं धारा सभ्य, तो क्या कोई कायदे बनाने के लिए सिर्फ वो रखे जाते हैं? उसके अलावा उनके कोई भी केआरए या केपीआई नहीं होते, जो मैं अक्सर मेरे कई सारी डिबेट्स में उसका उल्लेख करता हूँ। केआरए मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज या केपीआई मतलब की प्रोडक्टिव इंडिकेटर्स। क्या ऐसे कोई चीज नहीं बनानी चाहिए? क्या ऐसी भी कोई चीज नहीं बनानी चाहिए? ऐसा कोई कायदा नहीं बनना चाहिए कि अगर वो आने वाले 1 साल के अंदर उन्होंने दिए हुए जो भी वायदे हैं उसको पूरा नहीं करते तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सके या उनको उनकी जो सदस्यता है उसे रद्द किया जा सके? क्या ऐसे कायदे भी नहीं बनाने चाहिए कि जहां पर अगर जेल में बैठा हुआ आदमी भी 2 जगह से 3 जगह से इलेक्शन लड़ सकता है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम डिस्कशन करने जाएंगे तो शायद काफी समय बीत जाएगा। पर ये लोकतंत्र जो हमें घटित करना है वो शायद मुझे लगता है जनता को करना होगा। जनता का जो पार्टिसिपेशन है वो जो मैं देख रहा हूँ आज की तारीख में वो बहुत ही कम है। उसके 2-3 और परिप्रेक्ष्य है कि अगर हम 22-23 करोड़ लोगों को देखें जो बीपीएल कैटेगरी या उसके नीचे आते हैं, अंत्योदय में या बिलो पॉवर्टी लाइन में, उनको मेरे ख्याल से 2 वक्त की रोटी जुटाने में या उसी की सारी जद्दोजहद में से वो ऊपर नहीं आते, तो इस वजह से वो लोकतंत्र की तरफ शायद इतने ज्यादा गंभीर नहीं है। मिडिल क्लास की हम बात करें तो वो अपने पूरे घर परिवार को चलाने या जिम्मेदारी को ढोने में बहुत सारा बिजी है, और उसके ऊपर के जो लोग हैं वो शायद मेरे ख्याल से जो भी गवर्नमेंट आती है उसके साथ सांठगांठ करके अपना काम निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का जो पूरा ढांचा है वो इस तरीके से गठित होना चाहिए कि जो भी अपने क्षेत्र में जो सांसद है या जो भी विधान सभ्य है वो अपने क्षेत्र को जिम्मेदारी के पूर्वक उसका वहन करे, और वो वहन करते वक्त उनके अगर सही सही काम नहीं हो रहा है तो लोगों के पास ये सत्ता होनी चाहिए कि वो उनको निकाल कर वापस से दूसरी बार चुनाव कराए, या फिर 1 से 5 अलग अलग जो लोग खड़े हैं जो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से या बिल्कुल क्रिमिनल न हो इस तरीके की कोई व्यवस्था गठित की जाए। मेरे ख्याल से ये एक आदर्श कल्पना है, और मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में शायद आदर्श कल्पनाओं का कभी दौर आएगा। हाँ, हम इतना जरूर मानकर चल सकते हैं कि आदर्श कल्पना करते हुए शायद हम वहां तक 60, 70, 80% तक भी पहुंच जाए, तो मेरे ख्याल से ये जनता के लिए बहुत फायदेमंद बात होगी। अदरवाइज शायद ये लोकतंत्र आज की तारीख में जनता के उपयोग में नहीं आ रहा है, वो मैं स्पष्ट देख रहा हूँ। जी सर। निश्चित रूप से जिगर दोषी जी ने चीजों को स्पष्ट किया कि एक तो जो लोग संपन्न लोग हैं वो सत्ता का फायदा उठा लेते हैं, जो गरीब हैं वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का फायदा नहीं उठा पाते। लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन भी कम है, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक रूप से चल रही है, जिगर दोषी जी मानते हैं कि उससे जनता का भला हो नहीं पा रहा है। तो हम जो सोच रहे हैं, क्या मैं आता हूं सत्यदेव चौधरी जी आपके पास आता हूं, थोड़ा सा काउंटर ले लेता हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, फिर नीरज राय जी आपके पास आता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो बहुत ऐसा जगह है, ऐसी जगह है जहां पर के राजनीतिक रूप से इस बात को और समझने की जरूरत है। मैं सत्यदेव चौधरी जी, क्या लगता है ये आइडियलिज्म है, एक कोरी कल्पना है, पूरी नहीं होगी, ऐसा है क्या? क्योंकि हमें तो लगता है कि जब आजादी के बाद हम लोकतंत्र को दुनिया का मॉडल के रूप में पेश कर सकते हैं, भले हम पेश नहीं कर पाए हो लेकिन जज्बा तो हमने दिखाया ही है, तो क्या हम इसको करेक्शन नहीं कर सकते?
चौधरी साहब, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले जी। धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, इस राजनीति लोकतंत्र को या राजनीतिक व्यवस्था को आप दो भागों में देखिए। एक तो सरकार बन जाने के बाद में, एक सरकार बनने से पहले। मैं जहां तक समझता हूं कि सरकार बनने के बाद में तो इस व्यवस्था की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था है उसके ऊपर बात करिए। आज हम कोई अंग्रेजों के गुलाम नहीं है। आज हम एक स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था में हैं। हम सब लोग, हमारा सबका जैसा भी अधिकार है वोट देने का, विचारों को व्यक्त करने का, अभिव्यक्त करने का, लिखने का, बोलने का, लेकिन वो आज खाली एक ऐसा बोलने बोलने में ही रह गया ये सारे अधिकार। हम हैं कुछ नहीं। तो हमने जो राजनीतिक व्यवस्था को आरंभ किया, जिस राजनीतिक व्यवस्था से हमने लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया, चुनाव करवाने की बात करी और बहुमत से सरकार बनाने की बात करी, यही तो राजनीतिक व्यवस्था हुई ना। और बाकी की सारी बातें तो बाद की हैं। तो जब आपने एक राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार करके राजनीति आरंभ करी, तो अब हमने जैसी राजनीतिक व्यवस्था आरंभ करी जिसमें कुछ बातें अधूरी रह गई, कुछ बातें नकली रह गई, कुछ बातें झूठी रह गई, ऐसा ही हुआ कि आपने राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार कर लेने के बाद में बहुमत का फैसला नहीं किया। तो बहुमत का फैसला क्यों नहीं किया? फिर राजनीतिक व्यवस्था में आपने चुनाव स्वीकार कर लिए और तो पता नहीं हजारों इसमें समस्याएं हैं, हजारों दोष हैं, लेकिन एक सबसे मुख्य दोष जो मैं मानता हूं वो ये है कि आपने बहुमत का निर्णय नहीं लिया। बहुमत कैसे बनेगा ये आपने इसके ऊपर स्पष्ट चर्चा नहीं करी। बिना चर्चा करे आपने चुनाव भी करवाए और बहुमत से सरकारें भी बनानी आरंभ कर दी। तो मैं जब से इससे पिछले 10 वर्षों से जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं ये बात कर रहा हूं कि बहुमत कैसे होना चाहिए। बहुमत ही जब स्पष्ट नहीं है तो वोट तो आप दोगे, वोट जो जितने भी मतदाता है वो देंगे और बहुमत का निर्णय करेंगे ये नेता लोग, जो दबंग लोग बैठे हैं, जो धनबली बैठे हैं, वो इसका बहुमत का फैसला करेंगे कि इस बहुमत से सरकार बनेगी। ऐसा क्यों है? हमारे को एक स्पष्ट निर्णय क्यों नहीं है, स्पष्टीकरण क्यों नहीं है कि ऐसे बहुमत बनेगा, इस तरह से बहुमत बनेगा। और यदि आप इस बहुमत का फैसला नहीं करोगे तो फिर ये सारी समस्याएं आपकी बनी ही रहेंगी। तो ये आने वाली या जो भी पीछे सरकारें रह चुकी हैं, इन सरकारों से इसका कोई लेना देना नहीं है। इन नेताओं ने और सरकारों ने तो ये भ्रष्ट व्यवस्था लागू ही करी हमारे ऊपर थोपी इस भ्रष्ट व्यवस्था को, झूठे लोकतंत्र को थोपा, झूठे बहुमत को थोपा और हम लोग भ्रमित होके इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि कभी हम इसको बदल देते हैं, कभी उसको बदल देते हैं। बदलने बदलाने से कुछ होता है नहीं और फिर उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। तो आप ये सरकारों के और इन नेताओं के भरोसे ना बैठकर ये सारा जो व्यवस्था का परिवर्तन करना है, जो व्यवस्था बनानी है, वो सब हम लोगों ने ही बनानी है। इस बात को आप ठीक से समझ लीजिए। ये नेता लोग नहीं करेंगे इस काम को। नेताओं के भरोसे बैठना तो समय को बर्बाद करना है। प्रेम जी। जी जी। चौधरी साहब ने जो बात कही नीरज जी, कि एक तो नेता, उनका हित इस बात में है कि वर्तमान व्यवस्था चलती रहे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे इस पहल को करने के लिए। तो फिर होगा कैसे? क्या हम लोगों को नेता बनना पड़ेगा? क्या समाज में जो प्रेशर ग्रुप होता है उसको आगे आना होगा? आगे तो आना होगा नीरज, आगे आना पड़ता है। आप देखिए, किसान जब निकलते हैं तो कृषि कानून बिल को वापस लेना पड़ जाता है, आंदोलन करना पड़ता है। ये राजनीतिक व्यवस्था झुकती है, विवश होती है। तो प्रेशर ग्रुप की एक अलग भूमिका होती है। तो जब जनता में जागरूकता आएगी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार करना है तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिरी थी, सिर्फ एक वोट से। और वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट था जो एक मैनेजमेंट वाजपेयी की सरकार नहीं कर पाई और विपक्ष कर गया। एक वोट से सरकार गिर जाना ये लोकतंत्र का मखौल तो उड़ाता है। जो परिस्थिति थी,
उत्तर प्रदेश से आप आते हैं नीरज जी, मुझे तो जगदम्बिका पाल जी याद आते हैं। आपको याद होगा कि राज्यपाल जी ने कैसा खेल कर दिया था, एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे, वो भी दौर हमने देखा। गोवा का उदाहरण भी हमने देखा कि कैसे जिस पार्टी को ज्यादा सीट आती है वो सरकार नहीं बना पाती। मेघालय में अभी अभी चुनाव हुआ, 2 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज्यादा सीटें जीती हुई है, उस पार्टी को असम में बुला करके राजनीतिक मोल भाव करती है और सरकार में शामिल हो जाती है। बहुत सारे उदाहरण हैं। आप क्या कहेंगे, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था दुरुस्त होगी कि नहीं, और ये जो लोकतंत्र को सत्य मॉडल है वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो प्रेम भैया, आज का मुद्दा ही बहुत बेहतरीन है। इस टॉपिक पे चर्चा आपके सत्य बहुमत ही नहीं तमाम चैनलों पे होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है ना कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यह एक संघीय ढांचे के द्वारा संचालन करने का एक प्रारूप जो तैयार किया गया था वो बहुत ही बढ़िया प्रारूप रहा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या रही, अभी जिगर भाई साहब बता रहे थे, जो वोटिंग परसेंटेज जनता के द्वारा जनता के लिए को रोकते हुए एक बात बोलना चाहता हूं, हमारे लोकतंत्र विषयक बहस में जनता की रुचि लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। आंकड़ों में दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ना शुरू हुई है। इसका ये मतलब है कि ये बहस, ये विमर्श जनता को पसंद आ रहा है, वो चाहती है कि इस विषय पर विमर्श हो। जी नीरज जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इस पे भी जिगर भाई साहब बोल रहे थे कि हमारे यहाँ मतदाताओं का जो रुझान है कि वोटिंग परसेंटेज हमारे यहाँ बढ़ता नहीं है, 45 से लेके 55% तक बढ़ता है। और कुछ प्रदेश हैं जहां पर कि चुनाव को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, 85% से लेके 90% ऊपर एवं तक जाता है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, अभी सत्यदेव जी बोल रहे थे कि नेताओं की अपनी अपनी जो परिभाषा है, आखिरकार नेता बनाता कौन है? नेता हम ही लोग बनाते हैं, नेता देश की जनता चुनती है। लेकिन यहीं पर चाणक्य का एक कथानक सही याद आता है कि सज्जन शक्ति और युवाओं की उदासीनता का परिणाम ही होता है कि अयोग्य लोग सत्ता में काबिज रहते हैं। जब अयोग्य लोग सत्ता में काबिज होंगे तो वो अच्छे चीजों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे और उनको शॉर्टकट तरीके से किस तरह से सत्ता हासिल हो उसका वो भरपूर प्रयास करेंगे। जैसे आज भारत के अंदर 8 राष्ट्रीय दल हैं और 2300 से ऊपर जो है क्षेत्रीय और आपके अन्य जो दल पड़े हुए हैं, 51 या 52 राज्य स्तरीय दल हैं। इन दलों के सभी नेताओं की कहानी यही है कि जिस तरह से कहा जाता पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, जिस किसी से भी एक गिलास उठाकर पिएंगे बम बम भोले हो जाएंगे और उसका दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे देश की जनता पर। जनता में हमारे युवा भी हैं, महिला भी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और तमाम वयस्क लोग हैं, सभी लोगों के ऊपर पड़ता है। लेकिन हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती ये रही, इसका दुष्परिणाम उस समय के निर्माताओं ने नहीं सोचा था कि लोकतंत्र का मंदिर है, लोकसभा और राज्यसभा और प्रदेशों में विधानसभाएं होती हैं। एक लोकसभा का सांसद जो होता है पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करता है और देखा जाए तो छोटे बड़े एवरेज भी देखा जाए तो 20 से 25 लाख की जनता का वो प्रतिनिधि होता है। जनता वोट देती है, लेकिन वो लोकसभा में जाने के बाद पहले ये देखता है कि किधर से बेहतरीन व्यवस्था हमें मिल रही है कि उधर हम सट जाएं, कहां पर मंत्री मिल रहा है हमको, कहां पर निगम मिल रहा है, कहां पे अंडर टेबल की चीजें चल रही है। और जिस जनता ने केवल चुनाव के समय जनता इनको मतदाता भगवान नजर आता है, चुनाव के समय किसान इनको भगवान नजर आता है, चुनाव के समय ही युवा इनको माई बाप नजर आता है। लेकिन चुनाव होते ही उनको ये दरकिनार कर कर हाशिए पे करके ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और बाप की बपौती बनाकर उस लोकसभा सीट को अपना एक भेड़ चाल चलाने का प्रयास करते हैं। ये चीजें वर्तमान की हमारी चल रही है। इसके निदान की अगर हम बात करते हैं तो भीख मांगने से और अधिकार छीनने से मिलता है। इस देश की मालिक देश की जनता है, न कि चंद मुट्ठी भर नेता, न ही मुट्ठी भर विधायक और मंत्री हैं। सत्यदेव जी ने एक चीज बहुत बढ़िया कहा था, उस चीज को मैं कोट करना चाहूंगा कि
लोगों को जागरूक करने के लिए आवश्यकता है कि हम लोगों को जागरूक करें, लेकिन इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। अगर यहां पर बैठे हुए 4 लोगों में मैं कहूं कि मैं बिल्ली वाला घंटी अपने गले में बांधने के लिए तैयार हूं जागरूकता अभियान के लिए, तब तक एक लंबी फहरिस्त खड़ी हो जाएगी उसका विरोध करने के लिए कि निज स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, और हमारे साथ जो पीछे 10 लोग हैं वो किनारे हो जाएंगे, क्योंकि उनका यही हो गया है कि कहा गया है ना कि मैथिली शरण गुप्त जी का था कि न रहो न निराश करो, मन को कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो यह कहीं व्यर्थ न हो। अगर इस कविता को लेकर हम चलते हैं तो पीछे लोग भाग जाएंगे पशु प्रवृत्ति वाली स्थिति में। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं रहेगा। किसके पीछे खड़ा रहेगा? जो वर्तमान में स्वयंभू भूपति जो नेता बने हुए हैं, उसी जनता के जेब से पैसे खींचकर उसी जनता के जेब के पैसे का चाय पीते हैं कैंटीन में। लेकिन नीरज जी, हम जो विमर्श कर रहे हैं ये उसी जागरूकता अभियान का हिस्सा है और लोग रुचि रखते हैं। हम तो देख रहे हैं, देखिए दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो नहीं बढ़ेगी, जनता की संख्या, जो लोगों की संख्या बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कि अगर आप, हमारा मर्ज क्या है आज ये बताइए, इस व्यक्तिवादी युग में यहां पर 4 लोग बैठकर जो हमारे नब्ज पकड़कर अब जो लोगों की, जनता की बातों को प्रसारित कर रहे हैं, अगर इनके पीछे भी जनता में कुछ लोग नहीं आएंगे तो आएगा कौन? व्यक्तिवादी व्यवस्था देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे व्यक्तिवादी विचारधारा चल रही है। मैं फिर आऊंगा नीरज जी, थोड़ा जिगर दोषी जी को जोड़ लेता हूं कि मुझे डर लगता है कि उनका नेटवर्क फिर ना चला जाए, तो शुमार कर लूं, दर्शकों को थोड़ा उनके भी ज्ञान से फायदा हो। दोषी जी, हम लोकतंत्र की आलोचनाएं तो बहुत जान गए हैं बीते 70 साल में, आलोचनाएं तो सब जान गए, दिख गया है कि लोकतंत्र कहां कहां कमजोर है। व्हिप आया, दल बदल आया, इन सब चीजों से लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ और कमजोर हुआ। कभी पार्टी के गुलाम बन गए सांसद, कभी पार्टी टूटने लग गई, खरीदी बेची जाने लगी, तमाम चीजें दिख रही है, विकृतियां। हम लोग थोड़ा सा सुधार वाले एंगल पर बात करें, क्या कौन सा लोकतंत्र का सत्य मॉडल हो। जैसे हम बात करते हैं कि क्यों नहीं जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले कम से कम सरकार बनाने उनको दिया जाए, बाकी जो लोग हैं उनकी भूमिका स्थानीय स्तर पर जनता की सेवा करने से लेकर के कानून बनाने तक में हो। हम क्यों नहीं इस तरीके से सोचें, लोगों को बताएं, क्योंकि रोज रोज सरकार बचाने की चिंता में सरकार न जिए और सरकार गिराने के लोभ में भी न जिया जाए। जी बिल्कुल सही बात है सर, आपने जो बताया। मेरे ख्याल से जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आती है हर एक किसी के भी, वो होती है विचारधारा। विचारधाराओं के ऊपर ही राजनीतिक पार्टियां अपना जो बेस है वो पक्का करती है, उसी के ऊपर आगे वो अपने इलेक्शंस और उसका पूरा मैनिफेस्टो बनाते हैं और अपने ही जो वोटर्स है उनको लुभाने की कोशिश करती है। तो मुझे लगता है आज की तारीख में अगर हम 1947 से लेकर 2023 अभी तक का अगर हम पूरा समय देखें तो हर एक पार्टी, मतलब चाहे वो केंद्रीय पार्टियां हो या पूरे राष्ट्र स्तर पे फैली हुई पार्टियां हो, राज्य स्तर पे फैली हुई पार्टियां हो या क्षेत्रीय पार्टियां हो, हर एक का एक ही प्रकार का मैनिफेस्टो रहा है, लोगों की खुशहाली। मुझे लगता है अगर आने वाले समय में, जैसे आपने बताया कि अगर हम इसके निदान के ऊपर बात करें, जो नीरज भाई साहब ने भी बताया और चौधरी साहब ने भी बोला, तो मेरे ख्याल से अगर निदान की बात करें तो जनता के जागरूकता के साथ साथ हमें एक ऐसे सिस्टम बनानी चाहिए कि जहां पर हर पार्टी सिर्फ और सिर्फ वहां का, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जो व्यक्ति खड़ा है वो वहां की जनता को क्या लाभप्रद या फायदेमंद या क्या सुख सुविधाएं दे सकेंगे, क्या सगवड़ वगैरह मुहैया करा सकेंगे, उसी के ऊपर सिर्फ एक मैनिफेस्टो बनना चाहिए और मेरे ख्याल से उसी के ऊपर बाकी लोगों को लड़ना चाहिए। फिर उसमें जो पॉपुलर होंगे वो जीतेंगे, वो अलग बात है, पर काम सिर्फ उसी तरीके से होना चाहिए। क्योंकि सबकी विचारधारा को अगर हम लेकर चलेंगे तो मेरे ख्याल से जो लोगों की मूल जरूरत है या जिस तरीके से लोगों को जो चीज चाहिए वो जो नहीं मिल रही है विकास के मापदंड के हिसाब से, वहां वो बात पीछे रह जाती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इसका निदान कहीं हो सकता है तो व्यक्तिगत रूप से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी या जो विधायक क्षेत्र है उनके,
जहां से सांसद और जहां से लोकल बॉडीज के लोग चुनकर आते हैं, वो पूरे सिस्टम में उनका सिर्फ एक ही नजरिया होना चाहिए कि हम जिस जोन को रिप्रेजेंट करते हैं वो जोन में अभी तक क्या नहीं हो पाया और उसकी कंपटीशन वो दूसरे जोन से करे। अगर एक सिटी या एक क्षेत्र है तो दूसरे सिटी से वो इतनी कंपटीशन करे कि वहां पर क्या नहीं है जो हमें अपने वहां लागू कर। अगर ये करेंगे तो आगे आने वाले समय में पूरा एक पिरामिड सिस्टम क्रिएट होगा और हर एक क्षेत्र डेवलप होते होते अल्टीमेटली उसका पूरा जो एक सिस्टम होगा वो प्रधानमंत्री उसको सिर्फ उनको जवाब ही देना रहेगा कि अगर हमारे देश में 7 लाख गांव है तो हर एक गांव में वाईफाई है, हर एक गांव में सड़क है, हर एक गांव में पीने का पानी उपलब्ध है। तो मेरे ख्याल से हर एक विधायक और हर एक व्यक्ति जो थोड़े से नेट का जी सर। प्रॉब्लम हमें महसूस हो रहा है, दर्शक भी आपकी आवाज और आपके जी, जी, विजुअल्स को एक साथ समझ नहीं पाएंगे। मैं फिर आऊंगा थोड़ा सा, तब तक ठीक भी हो जाएगा आपका। मैं सत्यदेव चौधरी साहब के पास आता हूँ। चौधरी साहब, आप सुन रहे हैं, नीरज राय जी को भी सुन रहे हैं, जिगर दोषी जी को भी सुन रहे हैं। जिगर जी गुजरात में बैठे हुए हैं, अहमदाबाद में बैठे हुए हैं, नीरज जी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैठे हुए हैं। दोनों समझिए कि एक सबसे बड़ा प्रदेश है और एक तटीय प्रदेश में व्यापार के मामले में देश में लीडिंग स्टेट है। दोनों स्टेट से ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे साथ, और आप देश की राजधानी में बैठे हुए हैं। तो दर्शकों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम वो समझे आप सबके नजरिए से कि ये लोकतंत्र जो है, जिसकी खामियों को हम महसूस कर रहे हैं, हम रास्ता तलाश रहे हैं कि कैसे ये डेमोक्रेसी ठीक होगी। तो आप प्लीज मार्गदर्शन करें, वो लोकतंत्र का सत्य मॉडल बताएं। हाँ, तो देखिए, हमारा जो आज का विषय है चर्चा का वो यही है कि लोकतंत्र का सत्य मॉडल कैसा होना चाहिए जी। और सत्य मॉडल को हमने आरंभ किया आजादी के बाद से अपनी राजनीति को आरंभ करते समय। उस समय तो लोगों की भागीदारी तो राजनीतिक व्यवस्था से कोई जिम्मेवार है नहीं। जैसा आप नीरज जी अभी बोल रहे थे कि लोगों का तो उस समय कोई जिम्मेवारी थी ही नहीं ना। जो हमारे नेताओं ने, जिन्होंने ये अपने आप को क्लेम किया जी कि हमने आजादी दिलवाई, हमने आजादी दिलवाई, हमने आजादी दिलवाई, तो हमने आजादी दिलवाई तो ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं लोगों ने तो इस राजनीतिक व्यवस्था को आरंभ किया। तो जो राजनीतिक व्यवस्था आपने बनाई वो भ्रष्ट बनाई, भ्रष्ट बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था बनाई। आप लोगों के ऊपर विश्वास करके, नेताओं के ऊपर विश्वास करके, जो देश के नागरिक थे उन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया और उसको स्वीकार कर लिया। अब उसी राजनीतिक व्यवस्था को आज तक हम लोग स्वीकार करते हुए उसको वोट दे रहे हैं। उस राजनीतिक व्यवस्था में तो कोई बदलाव नहीं हुआ अभी तक। नेताओं का, राजनीतिक दलों का पता नहीं हजारों पार्टियां बन गई, कोई इधर हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था तो वही की वही है जो हमने शुरू में आरंभ करी थी। तो जब राजनीतिक व्यवस्था ही आपने शुरू में आरंभ गलत करी, भ्रष्ट व्यवस्था को आरंभ जन्म दिया, तो उसके जिम्मेवार अब लोग कैसे हैं? उन लोगों के, और अगर लोग जिम्मेवार हैं भी तो कम से कम इन नेताओं को तो अलग करना ही पड़ेगा ना हमें। यहाँ थोड़ा सा दर्शकों को स्पष्ट करता हूं कि सत्यदेव चौधरी जी जब बोलते हैं कि भ्रष्ट व्यवस्था को जन्म दिया गया लोकतंत्र, तो थोड़ा इसको क्लियर करने की जरूरत आ पड़ती है कि ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई, इससे कैसे भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था जन्म लेती है। देखिए, राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं चुनाव मैदान में, जब जीत जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने के लिए जिनके खिलाफ लड़े थे उन्हीं के साथ एकजुट होकर के सरकार बनाते हैं। अगर कोई बड़ा उदाहरण ताजा किसी को याद होता है तो वो आप जम्मू कश्मीर वाला उदाहरण सबको पता है कि कैसे महबूबा मुफ्ती और बीजेपी, जो एक दूसरे के धुर विरोधी है, वो भी सरकार बनाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। तो इसको भ्रष्ट गठबंधन ही तो कहेंगे, या फिर हम सरकार बनाने के लिए किसी को तोड़ लेते हैं। आपको याद होगा नरसिंहा राव जी के समय में भाई रिश्वत कांड हुआ था, सांसदों को की खरीद फरोख्त हुई थी सरकार बचाने के लिए। बाद के दौर में भी संसद में रुपए लहराए गए थे। ये सब तो खुल्लम खुल्ला हुआ है। तो ये भ्रष्ट गठबंधन जब सत्यदेव चौधरी जी बोलते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि इस लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का गठबंधन पैदा हुआ है, और फिर भी हम महान लोकतंत्र बोलते हैं, करेक्शन के लिए सोचते ही नहीं है। ये है चौधरी साहब का कहना। जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो जब हमारे पास में
बहुमत की व्यवस्था को प्रमाणित को स्पष्टीकरण किए बिना हमने राजनीतिक व्यवस्था आरंभ कर दी। अब उसके जिम्मेवार कौन है? दोषी तो 100% मैं तो मानता हूं कि नेता ही लोग हैं। ठीक है, जिन मतदाताओं ने उसको समर्थन दिया, उसको स्वीकार किया, उन्होंने भी चिंतन नहीं किया इसके ऊपर, ये उनकी भी गलती है। और कम से कम आज 75 साल बीत जाने के बाद जब इस राजनीतिक व्यवस्था का हम व्यक्तिगत रूप से किसी भी राजनीतिक दल को, नेता को या पार्टी को दोषी नहीं मानते, व्यक्तिगत बात हम नहीं करते, अब ये तो सामूहिक जिम्मेवारी बन गई हमारी। अब सामूहिक जिम्मेवारी बन गई तो उस राजनीतिक व्यवस्था से जिससे हमें न्याय नहीं मिला, जिस राजनीतिक व्यवस्था से हमारे को कल्याण नहीं हुआ, उस राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर चिंतन करके तो हमें उसको आज बदलने की आवश्यकता है ना। जी जी, तो वो चाहे नेता करें, मैं तो यही मानता हूं कि ये नेता लोगों की कोई इसमें जिम्मेवारी है ही नहीं, इसका ये कोई जवाबदेही इनकी है ही नहीं, ये बनते ही नहीं जिम्मेवार, ये राजनीतिक व्यवस्था ही ऐसी बनाई। चौधरी साहब ये भी आपको मानना पड़ेगा, आज के नेता जिम्मेदारी नहीं मानते, लेकिन ये व्यवस्था जो दुरुस्त होगी वो राजनीतिक रास्ते पर से ही दुरुस्त होगी, राजनीति से ही दुरुस्त होगी। तो राजनीति यही नेता लोगों को विवश करना होगा, इन्हीं राजनीतिक दलों को विवश करना होगा कि वो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार करे, और इसके लिए ही इस राजनीतिक व्यवस्था के समांतर एक राजनीतिक सोच विकसित करने की जरूरत पड़ेगी। जी, मैं आप बोले फिर मैं नीरज जी के पास जाऊंगा। जी, जिन राजनेताओं ने या जिन नेताओं ने आज तक इस भ्रष्ट व्यवस्था का आनंद लिया, उस राजनीतिक वो नेता लोग तो इस व्यवस्था को बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। ये राजनीतिक व्यवस्था उन्होंने बनाई इसीलिए कि सारी की सारी जिम्मेवारी लोगों के ऊपर रहे। जो नेता लोग हैं वो जवाबदेही और जिम्मेवारी उनकी कुछ बने नहीं, वो तो केवल और केवल लोगों को डराते रहे और टैक्स लूटते, टैक्स लेके उसका दुरुपयोग करते रहे। इसलिए ये राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की जिम्मेवारी तो कुछ बुद्धिजीवियों की, पत्रकारों की, या जो लोग वाकई समाज के अंदर संवेदना रखते हैं, वाकई जो सच्चाई से इस व्यवस्था को चिंतन करके बदलना चाहते हैं, वही करेंगे। जिन नेताओं ने आज तक इस भ्रष्ट गठबंधन की व्यवस्था का खूब आनंद लिया और आज भी ले रहे हैं सत्ता सुख के माध्यम से, वो इस काम को नहीं करेंगे। आप इस बात को समझ लीजिए, और इनके इंतजार में तो आप सिवाय समय बर्बाद करने के और कुछ नहीं करेंगे। आप इस आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको आप संक्षेप के अंदर बोलिए जी कि ये हमारी आज की राजनीतिक व्यवस्था है, उसके बाद के परिणामों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर इसकी इतनी विवेचना और इतना उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आज की राजनीतिक व्यवस्था यही है कि गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति है, जिसके अंदर मतदाताओं का कोई महत्व, कोई भूमिका, कोई प्रभाव है ही नहीं। आप वोट दें ना दें, अभी आप कह रहे थे जी कि नीरज भाई शायद बोल रहे थे जी कि ज्यादा लोग वोट नहीं डालते। अरे भाई, जिन लोगों ने वोट दिया हम उसी को 100% वोटर मान लें, फिर राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट क्यों है? जिन्होंने वोट नहीं दिया उसके ऊपर आप दोष क्यों डालते हो? और मान लो वो दोष, सुनिए, मान लो वो लोग अगर वोट डाल भी देंगे तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा अगर वो लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया वो वोट डाल देते हैं तो कुछ लोग जो थोड़े वोटों से जीते वो ज्यादा वोटों से जीत जाएंगे। अगर ये नहीं जीतेगा तो दूसरा जीत जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन कैसे होगा? राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन इसी सवाल को लेकर इसी सवाल को लेकर परिवर्तन तो तभी होगा जब आप इस राजनीतिक व्यवस्था को समझकर मुख्य रूप से इस बहुमत का फैसला करेंगे। जब बहुमत का हमें पता ही नहीं कि बहुमत बनेगा कैसे, ना चुनाव से पहले पता ना चुनाव के बाद में पता, फिर आप जितने मर्जी वोट डालते रहो ना डालते रहो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जी प्रेम जी, इसी सवाल को लेकर के मैं नीरज जी के पास आना चाहता हूं, वो कुछ कहना भी चाहते थे। नीरज जी, प्रश्न सत्यदेव चौधरी जी का स्पष्ट है कि ये कहा जाता है कि लोकतंत्र मजबूत नहीं है क्योंकि जनता का पार्टिसिपेशन कम है, बहुत सारे लोग वोट नहीं डालते, बहुत सारे नोटा में डालते, तमाम चीजें कमियां हैं। लेकिन अगर डाल भी दे, वो पार्टिसिपेंट भी हो जाए, तो होना क्या है,
उसी तरीके से व्यवस्था तो यही रहेगी, सांसद ही चुनकर जाएंगे, उनका संख्या, उनका गणित थोड़ा इधर से उधर हो जा सकता है, लेकिन सांसद जब चुनकर जाएंगे सदन में और वो फिर एक वोट बन जाएंगे सदन में और वहां पर फिर खरीद फरोख्त से सरकार बन जाएगी, तो जनता तो ठगी ही रह गई ना। तो ये सवाल है जी। अब इसका पूरा मैं आपका पूरा इसे खाका ही आपको मैं बता दे रहा हूं, अच्छा भी लगा है। देखिए, जितने वोट पड़ते हैं उतने से नेता चुन के जाना दूसरी चीज होती है, लेकिन जितने लोग वोट डालते हैं उसमें जागरूकता के साथ वोट किसका जाता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। मैं सत्यदेव जी को और आपको दोनों लोगों को एकदम सतही हकीकत बता रहा हूं। आज अगर 50%, 55% भी वोट पड़ता है तो आप सभी लोग शायद रूबरू होते होंगे, मैक्सिमम लोग, मैंने देखा है, अनुभव भी मैंने किया है, बोला जाता है जब 10-15 लोग हैं तो बोला जाता है कि फला को वोट दे देना, तो उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि वो अपने जानने वाले परिचित होते हैं, कुछ उसमें वोट के ठेकेदार होते हैं। आज भी इतनी जागरूकता होने के बाद, इसे आप माने न माने, हकीकत यही है और इस चीज का मैं आपको प्रमाण भी दे सकता हूं। तो जब ये बताइए, किसी भी नेता को चुनने के लिए जो जागरूक जनता है, हमारा मतदाता है, वोट देने के लिए वो है, वही उस चीज पे बैठाती है, उसमें ही अगर भ्रम की स्थिति है तो वो नेता जाकर खरीद फरोख्त तो जाकर वहां पर तो व्यापार करेगा ही करेगा। इसके अलावा किस चीज पे हम कर सकते हैं? वोटिंग ही जनता का एक पावर होता है अच्छे और बुरे को ले जाने के लिए, और नेता जो सदन में बैठे हुए हैं जो भी नियम बनाएंगे अपने हिसाब से ही बनाएंगे, अपने लिए ही बनाएंगे, तो उसका प्रत्युत्तर जनता ही देगी। और जितना मत प्रतिशत हमारा ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा तो ये जरूरी नहीं है कि गलत लोग ही ज्यादा से ज्यादा अंतर से जीत के जाएंगे। राजनीति बुरी चीज नहीं है, न ही राजनीति उतनी बेकार है, न ही उतना नेता बेकार है, लेकिन सज्जन शक्ति और युवा शक्तियों के उदासीनता का परिणाम है कि आज अयोग्य लोग और बिकाऊ लोग जाकर सत्ता में आसीन है। अगर देखा जाए 10 लड़कों से चर्चा करिए कि क्या राजनीति में आना चाहते हो, छात्र राजनीति से भी मैं रहा हूं, आज भी रोज मिलते हैं लोग, 8 लोग कहने वाले हैं यूथ जो 30 साल से नीचे के हैं, नहीं राजनीति बड़ी बुरी चीज है, हमको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये जब तक बोलते रहेंगे तो वैसे तो बिकाऊ लोग जाते ही रहेंगे, क्योंकि वो जान ही रहे हैं कि जिसका इंटरेस्ट नहीं है किसी भी रूप में किसी को भी वोट देगा, क्योंकि अपना वो कर्तव्य समझ लिया। जी तो इन चीजों को दूर करना पड़ेगा। जी, सत्यदेव चौधरी जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, आपकी बात पर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे जी। मेरा सवाल ये था कि अगर ज्यादा लोग वोट डाल देंगे तो ये राजनीतिक व्यवस्था कैसे बदली जाएगी? आप उसी सांसदीय प्रणाली को ही तो चुनेंगे ना। जी, मैं वही चीज मैं वही बताया भी हूँ जी, उसी पे मैं बताया हूँ कि आज भी यूथ, मैं थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहता हूँ। आपने जो बताया नीरज जी, वो आप ये कह रहे हैं कि जनता की जब भागीदारी बढ़ेगी तो लोकतंत्र का जो वर्तमान स्वरूप है वो थोड़ा सुधरेगा। और जी, लेकिन एक चीज मैंने ये भी कहा था, जो सत्यदेव जी की ही बातों को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जागरूकता का, जो युवाओं को बताना पड़ेगा कि राजनीति बुरी चीज नहीं है, और न ही तुम राजनीति में आओगे तो बुरा बन के आओगे, क्योंकि डेली रोज का रोज मिलने वाले लोगं में यही होता है। पर भी मैं आ ही रहा था, उस पॉइंट पर भी मैं जी, रोज मिलने वाले लोग कहते हैं कि राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है सर, हम राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते। नीरज जी, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। जो सत्यदेव चौधरी जी जो कह रहे थे वो ये बात, आपकी बात तो हमने कही, सत्यदेव चौधरी जी कह रहे हैं कि चलिए पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया, लोग की जागरूकता भी बढ़ गई, लेकिन जो सिस्टम है सरकार बनाने का कि सांसद चुन के जाएंगे और उसका मैजिक फिगर सरकार बनाएगा, वो सिस्टम तो नहीं बदल रहा है ना। तो सांसद आज करोड़पति हैं, सदन में करोड़पतियों का बोलबाला है, जो वोट दिया जाता है वो भी जाति देख करके या दूसरी चीजें देख करके, महिलाएं कम होती है, तमाम बुराइयां बनी हुई है। क्यों? क्योंकि फैसला लेने वाला राजनीतिक दल है, वो खुद डेमोक्रेटिक नहीं है, ये बहुत सारी बातें हैं। तो सत्यदेव चौधरी जी का यहाँ पर टेक ये है कि जब जनता सीधे वोट करके सरकार बनाए ना, सांसद के थ्रू क्यों सरकार बनाए, ये एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे थे
जी 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 युवाओं की भागीदारी वाली, उसमें बस छोटी सी जी टिप्पणी जी। कि तो अब मैं उसी चीज को, आप ही की बात को मैं बता रहा सुन हूं, लीजिए मैंने सुन कहा भी लीजिए है। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन हम्म। लीजिए युवाओं की भागीदारी वाली बात पर सुन लीजिए कि जो आज भी युवा जो हैं, राजीव गांधी तो आकर के बना गए कि 18 साल से के लोग वोट देंगे, लेकिन 18 साल से 25 साल के बीच जो युवा हैं, जिनकी तादाद हर साल वाले, जैसे 18 साल वाले, 19 साल वाले 6 से 6.5 करोड़ के बीच होते हैं, तो 18 से 25 यानी 7 साल के बीच में करीब 30-32 करोड़ लोग हो जाएंगे जो वोटर हैं। ये वोटर इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं नीरज जी, केवल वोट देने के लिए हैं। तो ये युवा क्यों इंटरेस्ट लेंगे जब जान रहे कि सरकार बदल भी दो तो भी कुछ नहीं होना है, बेरोजगार ही रहना है। तो ये पार्टिसिपेशन राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलने के लिए हो, ये बात मैं कह रहा हूं जी। तो यही बात मैं बताने भी तो जा रहा था अभी, जब आपने कहा था, देखिए जो आज के समय में नेता बैठे हुए हैं, यह नेता आपकी बातों को और सत्यदेव जी की बातों को और हमारी बातों को कदापि लागू नहीं करना चाहेंगे, लेकिन यह भी नहीं है कि ये लागू नहीं होगा। आज नहीं, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो वो एक दिन, एक दो टर्म जो चुनाव है, चुनाव के द्वारा इसको तो आप खत्म करेंगे नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, चुनाव होना ही होना है। तो जो ये युवा हैं, जो जागरूक हैं, इनको जागरूकता लाना ये है कि नहीं, आप भी नेता बन सकते हो। क्योंकि वो युवा, जो आपने कहा कि केवल वोट देते हैं, कहते हैं कि जब यही सरकार आनी है, कोई भी आएगा तो वैसा ही चलेगा, तो वो उनके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा घर कर गई है, इसीलिए वो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और ये नहीं जानते हैं कि उनका ही वोट देश के भाग्य को बदलने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है, और उसी में से विकल्प निकालना होगा। 10-15 साल का समय लगेगा, क्योंकि जो एक्सपायरी डेटेड नेता बैठे हुए हैं, जो बिकाऊ नेता गए हुए हैं, उन नेताओं को हटाने के लिए इनमें से ही निकालना पड़ेगा। हम 3 की तिकड़ी नहीं एक साथ कर पाएगी। आपकी बात आ गई, चर्चा के अंतिम चरण में है। एक प्रश्न के साथ चौधरी जी के पास आना चाहता हूं कि देखिए, युवाओं की भागीदारी की बात आप कह रहे हैं कि युवा उत्साह से भाग ले, तो 18 साल की उम्र तय कर देने के बाद युवाओं का चंक तो नया जुड़ा, लेकिन राजनीति नहीं बदली। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि व्यवस्था एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन एक दिन जरूर बदलेगी। जी सत्यदेव चौधरी साहब। देखिए नीरज जी, 18 से 25 वर्ष के जो वोटर हैं वो लगभग 30% वोटर हैं, और मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा वोट वही लोग देते हैं, यही युवा जो वोट देते हैं वो यही लोग हैं। और जो वोट नहीं डालने वाले लोग हैं वो मेरे अनुमान से 40-50 साल से उम्र की ज्यादा के लोग हैं, जो 4-5 बार वोट डाल चुके, और फिर उसके बाद में जब इस व्यवस्था से, इस राजनीतिक व्यवस्था से, भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था से निराश हो गए, उन्होंने वोट डालना बंद कर दिया। तो अब आप ये युवाओं के ऊपर, तो आप इस तरीके से बात मत करिए कि युवाओं को राजनीति में इंटरेस्ट लेना, युवाओं को तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले ही रहे हैं वो लोग, सबसे ज्यादा वोट भी वही डाल रहे हैं, और सबसे वोट डालना और इंटरेस्ट लेना अलग अलग बात है। देखिए, मैं भी एक युवा हूं और दिन भर में 100 से ऊपर युवाओं का प्रतिदिन मेरा मिलना है, और एक राजनीतिक और सामाजिक होने के नाते भी युवा ही कहते हैं, क्योंकि मैं अपने मुंह से अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, युवा ही कहते हैं कि भैया हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति से, अध्यक्ष जी सर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति से। तो यह जागरूकता उनमें लानी पड़ेगी ना। सुनिए, जिन लोगों ने वोट नहीं डाला, आप मुझे बताएं कि पिछले 75 सालों में उन लोगों ने कोई ऐसा संगठन बनाया क्या, वोट नहीं डालने वालों ने? उन्होंने अपनी कोई मांग रखी क्या? उन्होंने कोई आंदोलन किया क्या कि हम वोट नहीं डालते, इसलिए वोट नहीं डालते? या किसी सरकारी व्यवस्था ने, सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी कोई कमेटी बिठाई क्या कि लोग वोट क्यों नहीं डालते? ऐसा तो ये चीजें देखिए, मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि ये चीजें जो है, मेरे को मेरी बात पूरी कर लेने दें। मैं ये कह रहा हूं कि जितने लोगों ने भी वोट डाला, वही उन्हीं को आप एक बार 100% वोटर मानिए। अगर आपने उनको 100% वोटर मान लिया, फिर उसके बाद में व्यवस्था भ्रष्ट क्यों है? भाई जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उन्होंने तो कोई मांग करी नहीं ना,
वो तो आपकी राजनीतिक व्यवस्था से सहमत है या नहीं सहमत है, उन्होंने वो तो न्यूट्रल हो गए, वो तो उन्होंने तो वोट नहीं दिया, ना उनकी कोई मांग है, ना वो वोट डालते, ना उसमें इंटरेस्ट लेते। तो जिन लोगों ने वोट डाला वही 100% वोटर हैं। आप ये मानिए, फिर राजनीतिक व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेवारी किसकी है? आप उनके ऊपर जिम्मेवारी डालना चाहते हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला। और मैं ये कह रहा हूँ आप देखिए, आप जो है मेरी बातों को आप दूसरे तरफ अब ले जा रहे हैं, तो इस पर मैं ज्यादा लंबा जवाब नहीं देने के बजाय मैं आप ही से अब जानना चाहता हूं। आप भी मतलब देखे हैं, आप भी कई बसंत देख लिए हैं आजादी का। अब आप बताइए कि भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, अब आप बताइए। जी जी जी, देखिए, मैं भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था उसको मानता हूं जो सांसदों के बहुमत से सरकारें बनती हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था क्यों बनाई आपने, कैसे बनी? कोई संविधान है, कोई डॉक्यूमेंट है इसका? क्यों बनी ये सांसदों के बहुमत से राजनीतिक व्यवस्था क्यों बनी? वोटों के जिस राजनीति जैसे वोटों के बहुमत से सांसद जीता, वैसे ही वोटों के बहुमत से जिस राजनीतिक पार्टी को वोट ज्यादा मिले वो उसका बहुमत क्यों नहीं माना जा सकता? जी, चर्चा को समाप्त करने का समय हो रहा है। जी जी, जिन मतदाताओं का कोई महत्व ही नहीं है इस राजनीतिक व्यवस्था में, तो उनके ऊपर दोष डालना बेकार है। उनके ऊपर दोष मैं फिर वही पूछ रहा हूं कि भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को खत्म कैसे किया जाए, इसका समाधान बताइए। अब जनता जानना चाहती हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। और दोष मैं किसी पे नहीं दिया हूं, मैं जागरूकता के लिए बोला हूं, क्योंकि बेशक आपके जितना मेरी उम्र नहीं है, मैंने उतने बसंत नहीं देखे हैं, लेकिन आज भी जमीनी स्तर पर मैं जो देख रहा हूं उस चीज को मैं यहाँ पर लोगों के सामने बता रहा हूं। तो आप भी बार बार वही भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था, आप बताइए कि समाधान क्या है इसका। मैं बता रहा हूं ना कि सांसदों के बहुमत से सरकार बनाना एक भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था है। यह है या नहीं है, पहले तो आप ये निर्णय कर लीजिए। और उसके विकल्प के अंदर मैं ये कहता हूं कि जिसके सबसे ज्यादा वोट हो उसका बहुमत क्यों नहीं मान सकते हम? जैसे तो इसको प्रमाणित करेगा कौन? सरकार ही करेगी ना। हम करेंगे, मतदाता करेंगे, नागरिक करेंगे। लीजिए, यही बात तो मैं बार बार शुरू से बोल रहा हूं, यही बात तो मैं बोल रहा हूं, यही मैं जानना चाहता था। जनता ही करेगी। एक मिनट नीरज जी, थोड़ा सा मैं इंटरवीन करता हूं। देखिए, हमारे संविधान में सरकार बनाने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि सांसद सरकार बनाएंगे। सरकार बनेगी, प्रेसिडेंट ये डिप्यूट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, इतना तो है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कैसे होगा, सरकार कैसे बनेगी, इसके बारे में लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। आरटीआई भी कर लिया गया, किसी से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। तो यहाँ पर हम लोग चिंता ये कर रहे हैं कि ये व्यवस्था अगर सांसदों के बहुमत से सरकार बनने वाली व्यवस्था सही होती तो इतने सारे लोग उदास होकर के मतदाता प्रणाली से दूर नहीं होते। इतने सारे युवा मतदाता, उसको कोई प्रेरणा नहीं है, इसका भी कारण यही व्यवस्था है। तो समांतर व्यवस्था क्या है? वैसी व्यवस्था जिसमें जनता का प्रत्यक्ष उनकी भागीदारी हो। तो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए, अगर हम उसको सरकार बनाने का अवसर दे दे तो सांसदों के बहुमत और मैजिक फिगर की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ये एक मॉडल हो सकता है जिससे कि सरकार गिरने गिराने का खेल से हट करके ध्यान और हमारा कंसंट्रेशन विकास पर हो, जनता की भलाई पर हो। ये एक मॉडल हो सकता है, यही सत्यदेव चौधरी जी कहना चाहते हैं, जिसको मैं अपनी जुबान से बोल पा रहा हूं। अगर मैं आप सहमत हैं तो आप एक बार अंगूठा दिखा दें ताकि एकदम सही। और हमें इजाजत दीजिए कि इस चर्चा को यही हम विराम दें और फिर इस पर पुनः फिर चर्चा होनी चाहिए। 45 मिनट में ये चर्चा बहुत व्यापक विषय है ये। बिल्कुल, ये कंटिन्यूअस हम इस चर्चा को जारी रखने वाले हैं। अलग अलग क्षेत्र के लोग इससे जुड़ रहे हैं, संख्या की कोई ये नहीं है। आप नियमित भी बैठ सकते हैं नीरज जी, दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, और ताकि इस चर्चा को राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श का विषय बनाया जा सके। आप दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नीरज जी आपका बहुत बहुत आभार, और सत्यदेव चौधरी जी आपका बहुत बहुत आभार, और हमारे साथ जिगर दोषी जी जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत आभार। अब हम लेते हैं विदा, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। जी।